नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज से हम शुरू कर रहे हैं विश्व भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब भूगोल की देखिए बात करेंगे तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज एक ग्रीक विद्वान थे। इन्होंने किया था 276 से 194 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, एक तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्रेफोस का मतलब होता है वर्णन। यहाँ से ये ज्योग्राफी प्राप्त किया गया था। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का सबसे पहले यूज किया था, और इन दोनों को जब हमने एक साथ रखा तो इसका अर्थ बन गया पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो अब अगर देखिए भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने की बात आएगी तो यहाँ पर श्रेय जाएगा यूनान के निवासियों को, जैसे कि हमने अभी बात की इरेटोस्थनीज की। अब बात कर लेते हैं हिकेटियस की। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में क्या बताया है कि सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश जो है वो किसके द्वारा बताया गया? हिकेटियस। अच्छा, हिकेटियस ने क्या बताया था? इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जो स्थल भाग है, ठीक है, पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो समुद्र से घिरा हुआ है, ये चीज हिकेटियस ने बताई थी। और इन्होंने दो महादेशों के बारे में भी बताया था। ठीक, और इस कारण से H.F. टॉजर, ठीक है, H.F. टॉजर ने हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या दिया गया है। अगर आपको इरेटोस्थनीज दिया गया है तो आप इरेटोस्थनीज लगाएंगे, और अगर हिकेटियस दिया हुआ है तो आप भूगोल के पिता के रूप में हिकेटियस को मार्क करके आएंगे। ठीक है, अध्ययन के तौर पर अगर बात करेंगे तो स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, और इसकी दो विचारधाराएं सामने आई। अब कौन कौन सी ये विचारधाराएं थी उन्हें देख लेते हैं। तो पहली थी देखिए संभववाद। संभव यानी किसी चीज का संभव होना। आप संभव कैसे देखा जाएगा? इसके अनुसार क्या हुआ कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी ये चीज संभावित है, और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, यानी प्रकृति में जो भी चीजें उपलब्ध है उसको वो अपनी संभावनाओं के अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। ये है संभववाद। और इसका समर्थन किसने किया? ये थे बाइडल, डिला, ब्लाश और फेब्रे। इन दोनों लोगों ने संभववाद का समर्थन किया था। आपका सीधे क्वेश्चन आता है कि संभववाद इनमें से किसने के समर्थक कौन थे? ठीक है, निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो यहाँ तो देखिए हो गई संभावनाओं की बात। अब बात करते हैं निश्चयवाद की। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चयवाद सारी चीजें क्या है, ज्यादातर पर्यावरण प्रकृति के हाथ में दे दी गई। इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन थे? रिटर, रेडजेल। ठीक है, और रेडजेल को नवीन निश्चयवाद का संस्थापक माना जाता है। एलन सैम्पल, हटिंगटन, ये सारे इसके समर्थक रहे। अब हम भूगोल की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। सीधे ये परिभाषाएं दी जाती हैं और इनसे रिलेटेड नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रैबो ने क्या कहा कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ठीक है, तो भूगोल यानी कि जो भी पृथ्वी पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं धरातल पर आपके, ठीक है, उन सब का ज्ञान प्राप्त कराना क्या है? भूगोल है, ये कहा स्ट्रैबो ने। ठीक है, अब कलेडियस और टॉलमी ने क्या कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, तो ये किसने कह दिया? कलेडियस और टॉलमी ने कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये वाक्य थे कार्ल रिटर के। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पृथ्वी जो है वो एक स्वतंत्र ग्रह है, और अब जो भी उसके लक्षण हैं, घटनाएं उसमें हैं, या उसके जो भी अंतः संबंध है उनका अध्ययन किया जाए भूगोल में, ये कार्ल रिटर के द्वारा कहा गया। उसके बाद बात करेंगे आर्थर होम्स की। देखिए, होम माने होता है घर, और इन्होंने क्या बात कही है ये आपको आगे लिंक कर पाएंगे
कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ठीक है, और होम का मतलब होता है घर, घर में हम रहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें आप लिंक करके इजीली याद कर सकते हैं। तो होम का मतलब होता है घर, यानी कि रहने से संबंधित, पृथ्वी पर रहने से संबंधित बात जो कही थी वो किसने कही थी? आर्थर होम्स ने। ठीक है, तो अब भूगोल को लेकर कुछ थ्योरीज के बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैटर्स और ऐसी एनर्जी जिनका अस्तित्व हो, उनका जो सम्मिलित रूप है वो आपका क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी कि गैलेक्सीज, तो इनका जो भी सम्मिलित स्वरूप है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, चाहे सूक्ष्मतम अणु हो और चाहे आपकी आकाश गंगा हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, और आपने सुना भी होगा, महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी थी? एफ जॉर्ज लेमैत्रे ने। ठीक है, उसके बाद साम्यावस्था या सतत सृष्टि का जो सिद्धांत है, या स्थिर अवस्था संकल्पना जिसे कहते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी, वो दी थी थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। ये आपको सीधे सीधे थ्योरी दी जाती हैं और पूछी जाती है कि ये किसने दी थी। ठीक है, यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल बेस्ड। उसके बाद दोलन सिद्धांत की बात करेंगे, ये दिया था एलन संडेजा ने। स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इन्फ्लेशनरी थियरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत की अगर बिग बैंग थियरी की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। ये खगोलज्ञ भी थे और ये पादरी भी थे। बाद में रॉबर्ट वैगनर इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है ये देख लेते हैं कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु, ठीक है, जो कि सबसे छोटी इकाई के रूप में हम मानते हैं, एक ही स्थान पर यह स्थित था। ठीक है, इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक है, आयतन तो इसका बहुत कम था और इसका तापमान जो था और घनत्व जो था वो अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ और इस बिखराव से क्या हुआ? सामान्य पदार्थ निर्मित होते हैं। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। यानी कि पहले वो कह रहा है विखराव हुआ, विखराव से काले पदार्थ हुए, जब वो काले पदार्थ इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मांडीय पिंड बनते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और इसके लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। और सौर मंडल के विकास में आप जानते ही हैं इसमें ग्रह और उपग्रहों का निर्माण होता है जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, अच्छा, एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? विषम दैशिक, यानी कि अलग अलग दिशाओं में अलग रूप से मतलब चीजों का विस्तार होना, बढ़ना। ठीक है, विषम दैशिक। तो जैसा कि देखिए हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, निरंतर होता जा रहा है। अब भी अगर हम बात करें तो वो हो रहा है ब्रह्मांड का विस्तार। तो इसके निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के से तो साक्ष्य के रूप में क्या होता है? अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति है उसका पता चलना और अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में गुपनाया सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, रेड शिफ्ट कहते हैं, किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही होती हैं तो आकाश गंगाओं से जो प्रकाश की लंबी तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है, उसमें स्थानांतरित हो जाना, शिफ्ट हो जाना ही आपका रेड शिफ्ट जो होता है वो कहलाता है।
और ये जो रेड शिफ्ट है ये डॉपलर इफेक्ट का ही एक उदाहरण है। ठीक है, बाकी ये हम साइंस में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ इतना समझ सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उससे उत्सर्जित जो ध्वनि हो या प्रकाश की तरंगें हो वो खिंच जाती हैं। ठीक है, अब वो जब खिंच जाएंगी तो उससे क्या होगा, उनकी जो पिच होती है वो कम हो जाएगी। भाई कोई भी चीज़ जब खिंचेगी तो उसकी पिच कम हो जाती है और वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर चली जाती हैं। ठीक है, जहाँ प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो ज़्यादा होती है और इसी घटना को रेड शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करेंगे रेड शिफ्ट की तो ये किसने दिया, एडविन हब्बल ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि के हेतु मैप परियोजना, अभी हमने देखी थी, माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब, इसका शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है, इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु को 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में ही ये जो मैप था इसका नाम डब्ल्यू मैप रख दिया गया, यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रोपी प्रोब रखा गया। तो ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर मैप का नाम डब्ल्यू मैप रखा गया था, तो वो थे विल्किंसन। आगे क्या होता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न, इसने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर यानी कि LHC नामक महाप्रयोग को सफलतापूर्वक किया। इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन की जो बीम्स थी, ठीक है, उनको लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। ठीक है, हिग्स बोसॉन को ही हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 2-3 चीज़ें देखिए होती हैं। पहली बात तो ये कि इसे हिग्स बोसॉन क्यों कहते हैं। हिग्स बोसॉन क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था उनका नाम हिग्स था, उनके नाम पर इसका नाम हिग्स बोसॉन रखा गया। ठीक है, अब इसे गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं, तो इसे इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी कण हिग्स क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जब आ गया तो उसका जो वजन होगा तो वो जो हिग्स बोसॉन के माध्यम से निर्धारित होता है, यानी ये और जो क्षेत्र है वहाँ जो और कण है उनको द्रव्यमान देता है, वजन देता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एक ऐसा कण है जो अन्य कणों को द्रव्यमान देता है। ठीक, अब इसे जो गॉड पार्टिकल कहा गया तो वो नाम कहाँ से आता है, 1993 की बात है। ठीक, 1993 में क्या होता है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे लियोन लेडरमैन। ठीक, इनकी एक पुस्तक थी द गॉड पार्टिकल, वहां से इसका नाम गॉड पार्टिकल दिया गया था और हिग्स के नाम पर इसका नाम हिग्स बोसॉन कण दिया गया था। ठीक है, सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता एक एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी ऐसा माना गया। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के थ्योरी पर आधारित थे। ब्रह्मांड का व्यास 10 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सीज हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं, ऐसा हिग्स ने बताया था। चलिए अब मंदाकिनी की बात कर लेते हैं। मंदाकिनी क्या है, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारों की निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, इसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहा जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है वो सर्पिला यानी कि स्पाइरल शेप्ड है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। कई बार नाम देवयानी नहीं आता है, सीधा एंड्रोमेडा आता है, हिंदी में भी लिखा हुआ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है,
उसके बाद निहारिका क्या होती है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर। अच्छा, वो दुर्लभ अवसर क्या है? इनमें क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है? जो न्यूट्रॉन तारे हैं और ये श्याम विवर जो है ये मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसेस होती हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, इसलिए आपको पता होगा कि सूर्य में भी हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है। अब इसमें नाभिकीय संलयन होता है या विखंडन होता है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब निहारिका की बात करेंगे तो ये अलग अलग कारणों से बनती हैं। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा होता है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, सुपरनोवा यानी कि जब तारों का विस्फोट होता है, बड़े तारों का विस्फोट, उसे सुपरनोवा कहते हैं। इनसे जो पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे वेल हो गया, कर्क हो गया। तो ये आपकी जो निहारिका है वो सुपरनोवा से उत्पन्न है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती है। ठीक है, अब निहारिकाओं के कुछ प्रकार हैं। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। इनका उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। ठीक है, अब परावर्तन निहारिकाएं आती हैं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तन से ही समझ में आ रहा है कि यानी जो परावर्तित होने से बनती है वो आपकी परावर्तन निहारिकाएं हो गई। ये तारे या निहारिका के अंदर होते हैं या फिर पास में होते हैं। उदाहरण हो गया आपका प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिका, श्याम का मतलब होता है, श्याम से आप समझते हैं ब्लैक। तो ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते, इसलिए इन्हें श्याम निहारिका कहा जाता है। ग्रहीय निहारिकाएं। ठीक है, इसका निर्माण देखिए, ग्रही यानी कि ग्रहण करना। तो इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहर ही जो तहें होती हैं, उसकी बाहर की लेयर्स होती हैं, उनको उत्सर्जित कर देता है और इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। इनको ग्रहीय निहारिकाएं कहते हैं। अच्छा, अब लाल दानव तारे की अगर हम बात करेंगे, यानी कि इसको रेड जायंट स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने सुना होगा तारे में जो प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन संलयन की होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब भी कोई तारा परमाणु संलयन के लिए उसके पास हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है। ठीक है, और ख़त्म होने के बाद उस तारे के अब समाप्ति की प्रक्रिया यानी उसके तारे के मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वो एक विशालकाय तारा बन जाता है और लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इसी लाल विशालकाय तारे को हम रेड जायंट या लाल दानव तारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का ये समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो भौतिक का अध्याय है ब्रह्मांड, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो ज्योग्राफी नाम का शब्द लाए थे वो इरेटोस्थनीज लाए थे, लेकिन अगर आपको इरेटोस्थनीज और हेकेटियस दोनों दिए हुए हैं तो आप उसमें हेकेटियस को टिक करके आएंगे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिका यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? वारेनियस। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा है? कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, यानी कि हमारे भूतकाल में यानी कि पास्ट में क्या चीजें हुई थी वो हम कैसे जान सकते हैं? वर्तमान से। तो ये कथन किस विद्वान का है? ये था जेम्स हटन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? W.M. डेविस। यदि इतिहास
कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था, तो यह है कथन कार्ल सावर का। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है, पेशेल। रुको और जाओ नियतिवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसकी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, एच बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है, थेल्स। तो आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सीधा सीधा आपसे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं कि ये किसने किया था, ये किसने किया था, ठीक है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका था, जीन ब्रूंश का। क्षेत्रीय भूगोल की अगर बात करेंगे, इसके पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, कार्ल रिटर को, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो यह है कार्ल रिटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।